हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश का सबसे बड़ा कंपनी है और अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो यह है अराउंड 1.78 लाख करोड़ के आसपास का। तो यहाँ से क्लियरली देख के पता चलता है कि अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये देश का सबसे बड़ा कंपनी है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ अदर फंडामेंटल डेटा उसको। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स पीई का। कंपनी का स्टॉक्स पीई है अराउंड 37.8 के आसपास, जो कि मुझे काफ़ी हाई लगता है। लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग नीचे होता है और किसी रीजन से अगर अर्निंग घट जाता है और कंपनी का स्टॉक्स उसी वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है तो हो सकता है कि कंपनी का पी का वैल्यू बढ़ जाए। तो ये आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें रिलायंस के केस में तो ये है अराउंड 8% के आसपास। मुझे पसंद आता है किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या तो 15% के आसपास रहे या ग्रोइंग ट्रेंड से 15% से 20% के आसपास रहे। तो यहाँ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम मुझे लगता है, जो कि 8% के आसपास है। अब हम बात करते हैं अदर डेटाज़ का, अदर पॉजिटिव डेटाज़ का। अगर लास्ट कुछ साल का बात करें तो कंपनी अपने डेट को काफ़ी अच्छे तरीके से रिड्यूस किया है, जो कि आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट में पता चलेगा। और अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी अपना स्टॉक्स ट्रेडिंग मल्टीपल से बहुत हाई ट्रेड पे मल्टीपल हो रहा है, अपने स्टॉक्स के ट्रेडिंग से बुक वैल्यू से बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और यही अगर पी के रेस्पेक्ट में भी देखें तो वो काफ़ी हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर कंपनी का लास्ट कुछ साल का सेल्स का डेटा देखें तो वो 11.34% से ग्रो किया है, जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है, ये कह सकते हैं। जैसे 11% काफ़ी बढ़िया नंबर है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछला डेटा का बात करें तो उससे थोड़ा सा कम हो गया है। अगर टैक्स का बात करें तो वो लो है, क्योंकि अराउंड 34% के आसपास स्टैंडर्ड टैक्स होता है और अभी घट के वो लगभग 25% के आसपास हो गया है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2019 के बाद से। इंडिया जो लाया था टैक्स चेंज किया था उसके बाद से, ताकि जो विदेशी कंपनी है उसको इंडिया में अट्रैक्ट कर सके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का काफ़ी लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। एवरेज में अगर देखा जाए तो 9.65%, मतलब अराउंड 10% के आसपास है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और अगर डिविडेंड का बात करें तो ये है अराउंड 10%, जो कि मुझे ठीक ठाक नंबर लगता है कि 10% के आसपास डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी, तो ठीक है। चलिए, अगर पैसा है तो दे रहा है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसके कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका कोई खास कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैलिड सेक्टर में है। ये डिजिटल नेटवर्किंग में भी है, ये रिफाइनरिंग में भी है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी है। बहुत सारा वैलिड सेक्टर में, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट कंपटीशन किसी से नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि IOCL BPCL सबसे रिफाइनिंग में हो सकता है टक्कर, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन नहीं, क्योंकि वो सब डिजिटल स्पेस में नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको देख के पता चलेगा कि ये कंपनी काफ़ी बड़ा है अपने अपोनेंट से। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली डेटा का। अगर क्वार्टरली डेटा का बात करें तो लास्ट 3 साल का ये डेटा है। लास्ट 3 साल का अगर बात करें तो कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, लेकिन सडन आउटब्रेक जब हो गया कोविड का तो फिर डिक्रीज़ हो गया था उसका सेल्स। और फिर जैसे 3-4 क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीज़ रहा, फिर कंपनी अपना पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ के सेल्स ग्रो करना शुरू कर लिया लास्ट मार्च 2021 और जून 2021। आपको देख के पता चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, कि क्या कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसे प्रॉफिट कमा पा रहा है या नहीं। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था सितंबर 18 में, जो कि अभी बढ़ के 12,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और इसका जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव में, कभी कभी डिप लिया है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव में है। तो ये तो था क्वार्टरली। अब हम बात करते हैं साल दर साल का, मतलब ईयरली डेटा का। अर्ली डेटा का बात करें तो मार्च 2010 में इसका सेल्स था लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया लगभग 4.66 करोड़ के आसपास, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। नहीं तो ये कुछ ज़्यादा हाई नंबर हो सकता था मेरे हिसाब से। अगर प्रॉफिट का बात करें तो लास्ट 10 साल में कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो किया है और इसका नेट प्रॉफिट जो 24,000 करोड़ के आसपास होता था अभी ये 49,000 करोड़ के आसपास। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि कंपनी अपना जो सेल्स कर रहा है उससे नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है और ट्रेंड पॉजिटिव में है। कुछ साल को अगर छोड़ दिया जाए, जब थोड़ा सा डिप लिया है, प्रॉफिट में कोई खास डिप आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपनी कंसेक्यूटिवली ग्रो किया है, एक्सेप्ट मार्च 2020 में जब कोविड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप हुआ नेट प्रॉफिट में, तो ओवरऑल कोई डिक्रीज़ नहीं हुआ। हम बात करते हैं लास्ट कुछ साल का डेटा का। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है अराउंड 6%, 5 साल का 11% और 3 साल का 6%। तो सेल्स के पर्सपेक्टिव में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया कंपनी। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 साल का 9% है, 5 साल में 8% है और 3 साल का 7% है। यहाँ देख के पता चलता है कि कंपनी थोड़ा मार्जिन पे काम कर रहा है, क्योंकि सेल्स उसका कम ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिट कंपाउंड कर रहा है थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से। जिससे हमको पता चलता है कि कंपनी थोड़ा मार्जिन अब बढ़ा के ग्रो करने का कोशिश कर रहा है, अब नहीं पहले से ही ग्रो कर रहा है, कहने का ये मतलब है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 10% के अराउंड घूम रहा है, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है इस रेस्पेक्ट में, रिटर्न ऑन इक्विटी के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का, कि कंपनी
एसेट कितना, लायबिलिटीज़ कितना है। अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का नेट बोरोइंग पिछला 10 साल में लगभग 4 टाइम्स के आसपास इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर रिजर्व का बात करें तो वो भी लगभग 5 to 6 टाइम्स के आसपास इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कंपनी बोरोइंग तो इंक्रीज़ किया लेकिन रिजर्व भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ किया। मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो उसको अपने पास रख पा रहा है, वो हुआ रिजर्व। ये था ओवरऑल बैलेंस शीट के बारे में। आपको प्रॉपर डेटा देखना तो मैं चाहूँगा कि आप एनुअल रिपोर्ट में जाके पढ़े थोड़ा सा, या फिर स्क्रीनर में आप डाउनलोड करके एक एक चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डेटा आपको बता रहा हूँ ट्रेंड के हिसाब से कि ट्रेंड कैसा है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो का। अगर कैश फ्लो का बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो जनरेट तो हो रहा है, लेकिन उसका ज़्यादातर पैसा जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और बहुत कम फाइनेंसिंग में जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसिंग से उल्टा पैसा उठा ही रहा है। अपना जो फाइनेंसिंग का काम था उसको तो कभी कभी रीपे करता है। जैसे 2010 में 11,000 करोड़ को रीपे किया, लेकिन 11 में फिर 14,000 करोड़ के आसपास का वो पैसा उठा लिया, फिर पे करता है, फिर पैसा उठाता है। मतलब हर कुछ साल में पैसा उठा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल रहा है, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल रहा है वो दोनों को लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहा है। तो इससे हमको देख के पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ फेज में है, जिसकी वजह से हमको इसका जो प्रॉफिट है, क्योंकि जब कंपनी नया रहता है, ये कंपनी खैर नया नहीं है, लेकिन जब कंपनी ग्रोथ फेज में रहता है, ये कह सकते हैं कि जब कंपनी ग्रोथ फेज में रहता है तो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव होता है ज़्यादातर साल। तो यहाँ भी आपको वही दिख रहा है कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो नेगेटिव है। ओवरऑल अगर आप जोड़िएगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ देख के घबराने का जरूरत नहीं, आपको समझने का जरूरत है कि बिजनेस कैसे काम करता है। ये तो था ओवरऑल कैश फ्लो के बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं रेशियोज़ के बारे में, जैसे डेटर्स डे, इन्वेंट्री डेज और डेज पेएबल का। डेटर्स डे मतलब होता है कि कितना जल्दी वो अपना डेटर को पे कर रहा है, मतलब उसको पे कर रहा है। हम सामान बेच रहे हैं, मतलब हम रिलायंस है, हम सामान बेच रहे हैं तो कितना जल्दी हमको पेमेंट कर रहा है। तो ये लगभग 12, पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी घट के 12 to 15 डेज़ के अराउंड हो गया है। तो सफिशिएंट नंबर है, लेकिन ये नंबर देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। ओवरऑल हमको देखना है कि नेट कन्वर्सन साइकिल कैसा है। अगर नेट कन्वर्सन साइकिल की अगर बात करें तो वो नेगेटिव हो गया है। कहने का मतलब कि डेटर्स डे जितना है, इन्वेंट्री डेज जितना है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब माल कितना दिन मेरे पास रह रहा है वो इन्वेंट्री डेज, और डेटर्स डेज हुआ कि हम उसको कितना दिन में बेच रहे हैं, वो दोनों मिला के पेएबल डेज हमको कितना दिन में पे करना है, वो अगर ज़्यादा है, कहने का मतलब कि अगर पेएबल डेज ज़्यादा है तो हम बार्गेन पावर रखते हैं। रिलायंस काफ़ी बड़ा कंपनी है, जिसकी वजह से वो बार्गेनिंग पावर अपने पास रखता है। वो जब चाहे तब पेमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी लेट पेमेंट कर रहा है, 132 दिन में पेमेंट कर रहा है तो उसको कैश क्रंच है। ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बड़ा कंपनी, उसके पास पावर है कि अगर आप सामान नहीं दीजिएगा तो किसी और से ले लेगा, इसीलिए वो पेएबल डेज ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ आपको यहाँ दिख रहा है। अब जैसे पेएबल डेज ज़्यादा रहेगा तो इन्वेंट्री डेज उससे मैनेज कर लिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमको 50 दिन में पैसा पे करना है, आज हम सामान ले लिए, 50 दिन में पैसा पे करना है, तो इन्वेंट्री मेरे पास आ गया, 50 दिन में हम सामान बेच दिए, तो हमको पैसा जो वर्किंग साइकिल रहता है सामान को ला के बेचने का, उसमें मेरा खर्च खुद का पैसा नहीं हो रहा है। कहने का ये मतलब है। तो नेगेटिव होने इससे फ़ायदा ये है कि कंपनी का पैसा इन्वेंटरी या डेटर्स डे में फंस नहीं रहा है, ये पता चलता है यहाँ से। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये है अराउंड 50% के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% प्लस रहे। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट को कंपनी में भरोसा है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग का बात करें तो मुझे अच्छा लगता है कि पब्लिक अपना शेयर होल्डिंग को घटाए। मुझे बस ये सोचने का तरीका लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के पता चलता है कि लास्ट 8 से 9 क्वार्टर में, या कहें 12 से 13 क्वार्टर में पब्लिक का शेयर होल्डिंग कंसेक्यूटिवली डिक्रीज़ किया है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है साइकोलॉजिकली। ये तो था शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कंपनी इक्विटी डाइल्यूट किया है कि नहीं। अगर 2007 से 10 तक का बात करें तो कंपनी अपना इक्विटी को डाइल्यूट किया था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। उसमें कंपनी उतना कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा था, उसमें नया ये घुस भी रहा था बहुत सारा बिजनेस में, जैसे जियो में घुस रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट बस कर रहा था, उसमें काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका डील हुआ था रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ कि वो कुछ सालों तक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में नहीं घुसेगा, जिसकी वजह से 7 से 10 में वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया कंपनी का शेयर को और पैसा उठाया और बहुत सारा वैलिड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद से अगर बात करें तो 10 से लेकर 20 तक में वो अपना इक्विटी को कुछ खास डाइल्यूट नहीं किया है, उल्टा वो थोड़ा बहुत खरीदा है, कभी बेचा है। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो वो डाइल्यूट नहीं किया है, एक्सेप्ट 2021 में जब उसको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ा, बिकॉज कोविड की वजह से हर कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ा। इसी की वजह से उसको अपना इक्विटी थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ा। अगर ओवरऑल 2021 को छोड़ दिया जाए तो 2010 से 20 पिछला 10 साल में कंपनी अपना इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो ये था ओवरऑल कंपनी के बारे में डेटा। मैं चाहूँगा कि आप इस पर फर्दर एनालिसिस करें। ये तो मैंने छोटा मोटा तौर पे आपको बता दिया कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ और सीखना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
या चाहे तो आप फर्दर मेरे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। ईमेल का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।